एरर से मेजरमेंट में लिखिएगा द एरर इन अ मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस द एरर इन अ मेजरमेंट is equal to the difference the error in the measurement is equal to the difference between the true value between the true value and measured value of true value and measured value of a quantity अब यहाँ देखिए एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ये जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है? इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि अगर हम अपना वज़न मेज़र करते हैं, अपना मास देखते हैं, हमारा मास मान लीजिए 75 किलोग्राम या 70 किलोग्राम है हमारा मास, और मेजर्ड वैल्यू क्या है? मेजर्ड वैल्यू आ जाती है 72 या 73 किलोग्राम। तो हमारा वज़न जो है वो 2-3 किलो बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि या तो हमने बहुत ज़्यादा खाना खा रखा है और या फिर कुछ ना कुछ मशीन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। और या फिर ऐसा है कि सर्दियों का मौसम है और हमने बड़े हैवी बड़े मोटे हमने कपड़े पहन रखे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल में जो हमारा वज़न है, हमारा वज़न उतना नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, बढ़कर आएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो एक्चुअल में हमारा वज़न है और जो मेजर्ड वैल्यू है, मेज़र करके जो वैल्यू आई है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम एरर बोलते हैं। ठीक है, अब जो एरर है, एरर तो बिल्कुल सिंपल है, हमको समझ में आ गया कि भाई अगर मान लीजिए हमारी हाइट है, वो मान लीजिए 5 फुट 9 इंच है, 5 फुट 10 इंच है। अब मान लो किसी ने मेज़र करा, वो पता चला जी नहीं 6 फुट के आ रहे हो तुम तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बहुत ऊंची हील्स पहन रखी है, तो 6 फुट हाइट आ गई आपकी। तो जो एरर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? एरर आपके जो शूज़ हैं वो उसकी वजह से एरर आ रहा है। अब एरर जो है, एरर ये तो बेहद आसान है। हमने क्या करा कि जो एक्चुअल वैल्यू है, जो उसकी सचमुच में जो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, उसमें से हमने क्या करा, जो मेजर्ड वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करा, तो एरर आ गया। अब एरर की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि रिलेटिव एरर हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया, परसेंटेज एरर हो गया। तो ये जो एरर्स हैं और ये किस तरीके से निकाले जाते हैं और किस तरह से इन पर न्यूमेरिकल आते हैं, वो हमको देखना है। इस चैप्टर का एक्चुअल में लास्ट टॉपिक यही होगा। तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स में सबसे पहले आप लिखें इसमें ट्रू वैल्यू। सबसे पहले देखेंगे ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या है? किसी भी तरीके की क्वांटिटी की, चाहे वो हमारा मास हो, चाहे वो हमारी लेंथ हो, किसी भी तरीके की हो, तो उसकी ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? लिखिएगा द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स the arithmetic mean of all measurements can be taken as the true value
वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। अब हमने बोला कि हमारा वेट जो है, एक्चुअली वेट नहीं बोलना चाहिए, मास बोलना चाहिए। हमारा जो वज़न है वो हमने मान लिया कि चलिए 75 किलोग्राम है, तो हमने कहा कि ये ट्रू वैल्यू कैसे। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमने दिन में हम ये सोचते हैं कि एक बार हमने ब्रेकफास्ट किया, हमने ब्रेकफास्ट करके अपना वज़न चेक करा। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि हमने लंच करा, लंच करने के बाद हमने अपना वज़न चेक करा। फिर हमने शाम को कुछ खाया पिया, हल्का फुल्का कोई स्नैक्स वगैरह खा लिए, तब हमने अपना वज़न चेक करा। और रात को डिनर करने के बाद हमने अपना वज़न चेक करा। तो हमारे पास 4 अलग अलग टाइम इंटरवल्स हो गए जब हमने अपना वज़न चेक करा। अब वो जो 4 अलग अलग इंटरवल्स हैं उनको क्या करो, सबको ऐड कर दो चारों को और डिवाइड बाई 4। जब भी कभी किसी भी चीज़ का अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है तो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 5 क्वांटिटीज़ हैं और 5 क्वांटिटीज़ का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो पाँचों को ऐड करो एंड डिवाइड बाई 5। तो इस तरह से आपका अरिथमेटिक मीन निकल जाता है। तो वही काम मुझे यहाँ पर करना है कि जब ट्रू वैल्यू निकालनी है तो मैं ये कहूँगा कि नाश्ता करने के, अच्छा नाश्ता मैंने खूब सारा पराठे वराठे खा लिए, उनको बहुत ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ गया, 76 या 77 हो गया। फिर हमने जो लंच है वो थोड़ा सा लाइट करा, फिर हमने जो डिनर है, डिनर फिर थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया हमने, ठीक। तो हमने दिन में 3 बार या 4 बार जो भी कुछ खाया पिया उस टाइम हमने अपना वज़न निकाला और फिर जो वैल्यूज़ आई उन सबको ऐड करा। और 4 बार अगर मेज़र करा है तो डिवाइड बाई 4, अगर 5 बार मेज़र करा है तो डिवाइड बाई 5, 10 बार करा है तो डिवाइड बाई 10, ठीक है। और 10 बार अगर मेज़र करा है तो 10 की 10 क्वांटिटीज़ को ऐड करूँगा एंड डिवाइड बाई 10। तो ये हमारा ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू जो है वो हमेशा याद रहे कि वो होगा अरिथमेटिक मीन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा, लिखिएगा इसी में, इफ A1 A2 A3, if A1 A2 A3 dot 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 till AN be the n measured values of a physical quantity, be the small n measured values of a physical quantity values of a physical quantity, then its true value is given by value is given by, इसको लिखेंगे कैसे, A bar is equal to A1 plus A2 plus A3 plus dot 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 till AN। तो कितनी वैल्यूज हो गई, n वैल्यूज हो गई, n की n वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया, वैल्यूज कितनी है, n डिवाइड बाई n। तो ये हमारा हो गया ट्रू वैल्यू। सर ए डैश का मतलब क्या है? हाँ, ए डैश का, अच्छा ये ए बार है। ए बार का मतलब क्या है कि जब भी कभी हम मीन निकालते हैं ना, आपने देखो टेम्पररी अभी मीन करा होगा, तो मीन में हम क्या करते थे, उसको एक्स के ऊपर बार लगा देते थे। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 टिल xn और अपॉन में n, ये कर देते थे। तो जब भी हम कभी मीन निकालते हैं तो जितनी भी अलग अलग वैल्यूज़ हैं उन सबका अगर मैं मीन निकालूंगा दैट विल बी कॉल्ड ट्रू वैल्यू, उसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के वैल्यू करेंगे, ट्रू वैल्यू से भी वैल्यू करेंगे। ट्रू वैल्यू का क्या करेंगे सर, वैल्यू करेंगे ना वो भी। ट्रू वैल्यू जनरली थोड़ा बहुत वैरी करेगी, क्योंकि हमने क्या करा, हमने दिन में 5 बार 6 बार या 10 बार अपना वजन कैलकुलेट करा। अगर मान लीजिए 10 बार कैलकुलेट करा, किसी टाइम हम खाली पेट हैं, किसी टाइम हमने कुछ लिक्विड पी रखा है, किसी टाइम हमने ब्रेकफास्ट कर रखा है, कभी लंच कर रखा है, तो दिन में 10 मैंने 10 अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर अपना वजन चेक करा, 10 के 10 ड्यूरेशंस को ऐड करा और डिवाइड बाई 10 कर दिया, मतलब मीन निकाल दिया। तो मीन निकालूंगा तो मैं ये कहूँगा ये ट्रू वैल्यू है। और अलग अलग टाइम पर जो हमने वैल्यूज़ ली है ना, वो कहना है कि मेजर्ड वैल्यूज़, वो हमारे अलग अलग मेजरमेंट्स हो गए, लेकिन उनका सबका जो अरिथमेटिक मीन है दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। तो वो तो एक वैल्यू होगी, फिक्स होगी, समझ गए, ठीक है। इसके बाद आप नोट करें, पहला लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर, तो ये ट्रू वैल्यू लिखना ज़रूरी था। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर्स में हम पहला लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर।
एब्सोल्यूट एरर में लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू magnitude of the difference between the true value of the quantity and true value of the quantity measured लिखिएगा true value of the quantity measured and the individual measured value is called absolute error and the is called the absolute error. अब इसमें लिखें ये जो ट्रायंगल होता है इस ट्रायंगल को बोलते हैं हम डेल्टा बोलते हैं। तो लिखिएगा डेल्टा A1। अब आप ये देखिएगा कि हमने कोई भी चीज़ मेजर करी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए हम मास मेजर कर रहे हैं तो शुरुआत में हमारा मास आया A1 आया और उसकी जो ट्रू वैल्यू हमने निकाली वो आ गई A बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम A बार में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A बार में से A1 को जो सब्ट्रैक्ट करा वो जो वैल्यू आई दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर सिंगल वैल्यू नहीं होगी, एब्सोल्यूट एरर कितने होंगे, जितनी मेजर्ड वैल्यूज होंगी उतने एब्सोल्यूट एरर होंगे। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू A बार माइनस A1, इसी तरह से डेल्टा A2 इज इक्वल टू A बार माइनस A2। सर वो सबका अपना अलग अलग होगा, सबकी अलग अलग वैल्यूज होंगी, बिल्कुल सही। ठीक है, डेल्टा A3 A बार माइनस A3 और इसी तरह से चलते चलते डेल्टा AN इज इक्वल टू A बार माइनस AN, A बार माइनस AN। ट्रू वैल्यू तो समझ में आ गया है ना। एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर हमारा इस तरीके से हो गया कि हमने अलग अलग मेजरमेंट लिया। ठीक है, हमने पहले ट्रू वैल्यू निकाली तो ट्रू वैल्यू तो A की वैल्यू आई थी। अब हमने क्या करा कि अलग अलग जो मेजरमेंट लिया था हमने ट्रू वैल्यू में से एक बार A1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो आ गया डेल्टा A1, ट्रू वैल्यू में से एक बार A2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो आ गया डेल्टा A2। तो ये एब्सोल्यूट एरर्स है। एब्सोल्यूट मतलब सिंगल वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में कितना कितना अंतर आता है। डेल्टा का मतलब पता है क्या होता है, डेल्टा हम इस वजह से लेते हैं बहुत चीज जो बहुत छोटी सी वैल्यू होती है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, छोटा सा चेंज। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था किसी जगह का और बढ़कर कितना हो गया 27.01 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो चेंज जो है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस का हुआ, तो बहुत मामूली सा चेंज है। तो जो बहुत छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल चेंज बोलते हैं उसको, जो छोटा सा चेंज होता है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, कि डेल्टा क्यों लिखा जाता है, एक्चुअली क्या था कि ये ना पहले डी यूज़ किया जाता था, जैसे ये है DA1 DA2, तो क्या कि भाई A बार में से मतलब ट्रू वैल्यू में से आपने जो मेजर्ड वैल्यू है उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसका डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस को डेल्टा बोल देते थे। अब क्या है, ये जो D है ना ये डिफरेंशियल कैलकुलस में यूज़ किया जाने लगा इसको।
तो फिर क्या हुआ कि हमको कोई नया टर्म चाहिए था, तो नया टर्म पर वो डेल्टा यूज़ कर दिया कि भाई अब अगर कहीं पर भी आपको स्मॉल चेंज की बात करनी है तो वहाँ पर आप डेल्टा यूज़ करेंगे, ठीक। और ये सारी चीज़ें होती कहाँ पर है, ये जो मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीज़ें हैं ये सारी की सारी एसआई में जाकर रजिस्टर करवा दी जाती हैं। तो एसआई यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल में अगर किसी ने कैपिटल पी को रजिस्टर करा रखा है कि कैपिटल पी इज़ फॉर प्रेशर, तो किसी दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट ने उसको कैपिटल पी को पावर में बोल रखा है। तो कैपिटल पी को हम केवल पावर और प्रेशर के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल पी को यूज़ नहीं कर सकते। स्मॉल पी को यूज़ करेंगे मोमेंटम के लिए। याद करिए 9th क्लास में करा था मोमेंटम, स्मॉल पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो जो ये वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ाबेट्स जो है, अल्फ़ाबेट जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं उनकी भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फिक्स वैल्यूज़ हैं, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे कैपिटल ए अगर आप उठा के देखते जाएँ तो कैपिटल ए करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसको किसी और में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद कैपिटल बी की बात करते हैं तो कैपिटल बी इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। कैपिटल सी की बात करते हैं तो याद करिएगा कैपिटल सी आपने कहाँ यूज़ करा था, कूलम क्या था, चार्ज की यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में। फिर कैपिटल डी जो है ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये कैपिटल डी होता है। और कैपिटल ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल एफ क्या होता है, फोर्स, है ना। कैपिटल जी क्या होता है, याद करें 9th क्लास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻³ उसके बाद कैपिटल एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल आई करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, कैपिटल जे करंट डेंसिटी, कैपिटल के टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। हर एक जो है, हर एक का कुछ ना कुछ मतलब है, हर एक का कुछ ना कुछ मतलब है। तो आप ये देखिएगा कि इसी तरीके से जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, उन सबका भी कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस अगर कहीं पर भी लिखेंगे तो डिग्री सेल्सियस में कैपिटल सी नहीं बनाएंगे, डिग्री सेल्सियस में हमेशा स्मॉल सी बनाया जाता है। तो स्मॉल सी डिग्री सेल्सियस के लिए हो गया, स्मॉल ए और स्मॉल बी कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज़ करा जाता है कहीं पर भी, कॉन्स्टेंट्स के लिए। ऐसे ही जब स्मॉल डी की बात करते हैं तो स्मॉल डी इज़ फॉर डेंसिटी, ठीक है, या फिर डेप्थ, उसके लिए यूज़ करते हैं। स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, एंटी लॉग बोलते हैं उसको। स्मॉल एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। स्मॉल जी 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ऐसे ही जो ये स्मॉल एच है 11th क्लास में पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 1.38 × 10⁻⁻23। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सब आपको याद करनी है। और जहाँ सारे के सारे 52 अल्फ़ाबेट्स जहाँ ख़त्म हो गए वहाँ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाने लगे, जैसे कि डेल्टा, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। क्यों, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स तो टोटल होते तो 26 है, लेकिन उनको भी 26 कैपिटल लेटर्स, 26 स्मॉल लेटर्स, उसमें डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। कभी तो सोचा होगा कि भाई जब भी कभी कोई मेरे को अननोन वैल्यू निकालनी होती है तो मैं एक्स और वाई ही क्यों लेता हूँ, उसमें। तो एक्स और वाई इस वजह से लिया जाता है कि कभी भी दो वैल्यूज़ के बीच में जब रिलेशन लिया जाता है तो एक्स और वाई होता है, और एक्स और वाई को हम ग्राफिकली प्लॉट करके दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कभी अगर देखें, जैसे अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर अगर आपका किसी दिन मौका लगता हो और आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो तो उसमें एक ना सेक्शन आता है, इकोनॉमिक सेक्शन आता है। और इकोनॉमिक सेक्शन में ये आता है कि आज का गोल्ड रेट कितना है, आज का सिल्वर रेट कितना है, आज का कॉपर रेट कितना है, ठीक है। आज मंडी कितने दामों पर खुली, मंडी कितने दामों पर, मंडी जो होती है समझते हैं ना, सब्जी मंडी जो है, तो इसमें रेट फिक्स होते हैं। ये नहीं कि कोई 10 रुपये किलो टमाटर दे रहा है, दूसरे ने कहा नहीं मैं तो 100 रुपये दूँगा, मेरे टमाटर कुछ अलग है, ठीक है भाई। तो 10 के ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है तो 10 की जगह भाई 20 दे दे, 30 के दे दे। ऐसा नहीं होता कि 10 की जगह आप सीधा 100 के दे दोगे। तो मंडी समिति होती है, जैसे ये किसान वो हुआ था ना, किसान आंदोलन, तो उसमें वो मंडी समिति वाले लोग ही सड़कों पर बैठ गए थे। तो उसमें उनके कुछ इशूज़ थे जो मैं नहीं जानता, लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें फिक्स होती हैं। और उसमें जब आप कभी वो देखेंगे, इकोनॉमिक वाला सेक्शन देखेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये दिखाते हैं कि भाई पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने में गोल्ड के रेट्स में इस तरह से बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसे रेट्स बढ़े हैं उसके, तो ग्राफ दिखाते हैं। तो ग्राफ किस में दिखाते हैं कि अप्रैल का मंथ और मई का मंथ। तो 1 अप्रैल को जो रेट था और इधर लिख दिया 1 मई को जो रेट था, उनको कंपेयर करा। 2 अप्रैल को जो रेट था और 2 मई को जो रेट था उनको कंपेयर करा। तो अप्रैल की जो वैल्यूज़ हैं उनको मान लिया एक्स, और मई की जो वैल्यूज़ हैं उनको मान लिया वाई। तो एक्स और वाई जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो हमने 9th में भी करा है, 10th में भी करा है, तो उनकी एप्लीकेशंस हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि फिज़िक्स में तो हम पैरामीटर्स हमारे अलग होंगे, कि जैसे किसी भी चीज़ का
लेंथ बढ़ जाता है अगर टेम्परेचर बढ़ाने किसी मेटल का, हमेशा ऐसा होता है। तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में उसको करेंगे। जब कभी किसी फ्लाईओवर पर आप जाएंगे ना, तो फ्लाईओवर पर आप ये देखेंगे कि मतलब जो रोड है वो पूरी स्ट्रेट रोड नहीं होती, उस रोड के बीच में ना स्ट्रिप छोड़ रखी होती है, लोहे की स्ट्रिप होती है, आयरन की स्ट्रिप, वो एक्सपेंड कर जाती है। तो वो कब करती हैं? वो टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड करती है। तो जनरली जो हम फिजिक्स का ग्राफ बनाएंगे वो टेम्परेचर वर्सेस एनीथिंग उसी के साथ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की लेंथ बढ़ रही है तो वो टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है या कम हो रही है। वो जो फ्लाईओवर पर होता है नाली नहीं होती कि पानी भर गया तो पानी निकल जाएगा, उसका बह जाएगा। वो इसलिए बनाया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़े तो सड़क एक्सपैंड हो जाए और एक्सपैंड होने के बाद सड़क ही टूट जाए, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है कि वो सड़क ही ना टूट जाए, तो उसको एक्सपैंड होने के लिए गैप दे दिया जाता है कि बीच में गैप है, आप थोड़ा सा इधर वाली सड़क एक्सपैंड हो जाएगी, थोड़ी सी इधर वाली सड़क हो जाएगी एक्सपैंड, बस। तो टूटेगी नहीं सड़क, क्योंकि हमने पहले से ही बीच में गैप दे दिया उसके एक्सपैंड होने के लिए। तो बहुत बारीकी से अगर नोट करो तो जब कोई व्हीकल निकलता है गर्मियों में फ्लाईओवर पर, ठक 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 ये झटके लगते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े हल्के लगते हैं, धीमे लगते हैं। सर्दियों में बड़ी तेज़ लगते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो सड़क है ना वो क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाएगी तो वो जो गड्ढा है बीच का वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो झटका तेज़ लगेगा। गर्मियों में वो गड्ढा जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो जो बीच का जो पूरी स्ट्रिप छोड़ रखी होती है वो कम हो जाती है। हम यहाँ पर वापस एरर पर आते हैं। सर हाँ सर, जैसे हम एम्पियर के लिए भी ए यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की तो डिनोशन है ये आई है, ये इलेक्ट्रिक करंट को तो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट एम्पियर होती है, तो एम्पियर इज फॉर ए। सर मतलब इस पर रिप्रेजेंटेशन में हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं डाल सकते ना? आई में हाँ जी। आई में न्यूमेरिक वैल्यू समझा नहीं, तो कैसे? सर मतलब जैसे हम ए को लिख सकते हैं जैसे 5 एम्पियर, तो वैसे आई को तो नहीं लिख सकते ना? नहीं, आई को नहीं लिख सकते। हाँ चलिए जी, ये मैं मिटा रहा हूँ। और एब्सोल्यूट एरर ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसके बाद आप नोट करेंगे, ये मिटा दूँ। ऑनलाइन वालों को मेरी बात समझ में आ रही है भाई? गरिमा, वत्सल, देखिएगा अगला टाइप का जो एरर है ये तो हुआ हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद अगला देखेंगे मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। सेकंड है मीन और फाइनल एब्सोल्यूट error. The arithmetic mean of the positive magnitudes arithmetic mean of the positive magnitudes of all the absolute errors is called mean absolute error. एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब क्या है, ये आपने सारे अलग 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 एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए, इसका मीन निकालना। वो क्या होता है, डेल्टा ए बार इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स। मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होगा कि हमारा जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मान लीजिए 75 है, और जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू मान लीजिए 76 हो गई। तो 75 माइनस 76 क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है कि जब फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि डेल्टा A1 अगर आपका नेगेटिव भी आएगा तो भी आपको पॉजिटिव लेना है, यानी कि उसका आपको मॉडुलस लेना है।
मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 इसी तरह से डेल्टा AM का मॉडुलस अपॉन n। तो आप क्या करें, ये जितने भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं इन सबकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी। मान लीजिए -1 आ रहा है रिजल्ट, तो -1 नहीं लेना, आपको क्या लेना है, +1 लेना है। क्योंकि मॉड क्या करता है ना, ये जो मैंने मॉडुलस लगाया, मॉडुलस क्या करता है, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा -2 का मॉड, तो इसका मतलब क्या है कि उसका रिजल्ट +2 ही आएगा। -3 का मॉड, तो उसका रिजल्ट +3 ही आएगा। तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज सारी लेनी है, सबको ऐड करो और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बस ये काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो आप ये देखो कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट एरर्स बहुत सारे आएंगे, फिर यहाँ पर मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर जो है ये भी एक सिंगल वैल्यू आएगी। तो डेल्टा एक बार सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आएगी, सबका मीन निकाल रहे हैं। तो इट इज़ लाइक जैसे मैं मेजर्ड वैल्यूज़ का मीन ले लेता था, अब मुझे क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लेना है, बस सबको ऐड करना है, सिर्फ उनकी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा ये। अगला देखिएगा, थर्ड टाइप लिखेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में लिखिए द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर of the mean absolute error to the true value of the measured quantity the ratio of the mean absolute error to the true value of the measured quantity is called relative error. Is called relative error. अब आप लिखेंगे relative error डेल्टा A, ये डेल्टा दूसरा है, जैसे कैपिटल S लिखते हैं इस तरह से, ऐसे लिखिए और इसको ना यहाँ पर ऐसे बंद कर दो। तो जैसे ना हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में देखते हैं कि कैपिटल है और स्मॉल है, ऐसे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में भी दिस इज कैपिटल डेल्टा एंड दिस इज स्मॉल डेल्टा। इसको भी डेल्टा बोलते हैं, इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, रिलेटिव एरर डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा A बार अपॉन A बार। आपके पास ये जो आया है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है ये क्या है, डेल्टा A बार आया, हाँ। और जो ट्रू वैल्यू थी वो क्या थी, A बार थी। तो आपने डेल्टा A बार को A बार से स्मॉल a बार से डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, ठीक। ये तीसरी टाइप है। उसके बाद चौथी टाइप देखिएगा, फोर्थ टाइप है परसेंटेज एरर।
परसेंटेज एरर इसमें नोट करें, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। इसमें आपको क्या करना है, ऐसे लिख देंगे परसेंटेज एरर। जैसे मान लीजिए हमारे नंबर 50 में से 23 आ गए, 50 में से 23 बहुत बेकार नंबर है, ठीक है। मान लीजिए 50 में से 23 मार्क्स आ गए, तो हम उसको क्या लिखेंगे 23/50, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रेशो हो गया, ये रेशो हो गया समथिंग अपॉन समथिंग। अगर इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो 50 2 100, ये 46%। भगवान न करे किसी के इतने कम नंबर है, ज़्यादा ही कम। वैसे भी रिजल्ट आने वाला है आप लोगों का, कब तक आ रहा है, कुछ चल रहा है रिवर्स, नहीं पता। कल आ रहा था, है ना, 13 का ये चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो आज का जो पेपर है देखो इधर ही रखा हुआ है, ये बेड पर रखा हुआ, दिखाना जरा, स्टूडेंट पर रखा है। इसमें मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी में पढ़ा था न्यूज़, आज का ही है ना, या आज का ही है, नहीं बताता। आपने सुना है 12th क्लास के बाद में एक कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है, CUET, सुना है? ठीक है, तो ये जो शुरुआत में खतरनाक सी शक्ल का आदमी बैठा हुआ है घर फरागना से, है ना, UGC के चेयरमैन जगदीश कुमार, इन्होंने बोला है, मैंने पूरी खबर पढ़ी थी ये, इसमें लिखा हुआ है कि CBSE की 10th और 12th कक्षा का रिजल्ट घोषित होने से पहले ही कुछ स्कूलों ने और यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको UGC बोलते हैं, UGC ने साफ हिदायत दी है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर किसी भी तरीके की जल्दबाजी ना दिखाएं, बल्कि CBSE के बोर्ड के रिजल्ट घोषित होने का इंतज़ार करें। रिजल्ट संभवतः इस महीने के अंत तक घोषित हो जाएंगे, ये फ्रंट पर लिखा हुआ। हाँ, वो पहले ट्वीट करा था ना कि जुलाई के एंड में ही आएगा रिजल्ट, हाँ। तो पता नहीं वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो ऐसे ही डाल देते हैं, वो ऐसे ही डाल देते हैं। अब इतना जरूरी है कि मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए, क्योंकि अभी आप लोग ये नहीं जानते कि आपको गाइड करने के लिए कौन है, आपके सीनियर्स हैं या टीचर्स हैं। तो आप ये देखो कि आप अभी जुलाई में हैं और जुलाई आधा ख़त्म हो गया, 14 जुलाई है ना, आधा जुलाई ख़त्म हो गया। और जितने भी आपके सीनियर्स हो, चाहे आपके 10 साल पुराने सीनियर भी हों, तो आप उनसे पूछिएगा कि पढ़ाई कब शुरू हो जाती है। 11th क्लास की 11th क्लास की पढ़ाई मई में शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और बहुत सारी जगह तो ऐसे, काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे अप्रैल में करवा देते थे शुरू, फरवरी के एंड में एग्ज़ाम्स होते थे 10th के, और मार्च के मिड तक या मतलब 3rd वीक तक ख़त्म हो जाते थे। तो सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी देकर और अप्रैल से शुरू करवा देते थे। तो मतलब कितना भी कैसा भी स्टूडेंट क्यों ना हो कि बिल्कुल लेट लतीफ़ है, पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, वो मई तक तो शुरू कर ही देता था पढ़ना। और अभी क्या है कि मई भी गया, जून भी गया और आधा जुलाई भी गया, 2.5 महीने आप सब लोग लेट हैं, ठीक है। और सिलेबस में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है CBSE ने। एरर्स तो कट गया है। हाँ, एरर्स तो कट गया है। एरर्स की सारे पोर्शन नहीं कटे। एरर्स जो है ना, एरर्स में आपको करवाऊंगा, ये जो 4 हमने टाइप्स करी हैं, ये 4 टाइप्स तो हैं, लेकिन उसके बाद कैलकुलेट करने वाला आता है जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है। वो वाली चीज़ अभी नहीं है, मतलब वो वाली चीज़ कटी है, सॉरी, ये वाली चीज़ करनी है। तो इस वजह से आप ये देखिएगा कि पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मेरे हिसाब से तो जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए रिजल्ट। अब आज 14th है भाई, 20 तारीख से लेट नहीं होना चाहिए। रिजल्ट के बाद काफ़ी उथल पुथल भी होगी। कुछ बच्चे जो कॉमर्स लेकर बैठे हुए हैं, वो बच्चे ये सोचेंगे कि अच्छा मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, साइंस ले लेता हूँ। साइंस लेने के 1 महीने बाद फिर उनकी आंखें खुलेंगी, नहीं कॉमर्स से ठीक है, उधर ही चले जाओ, नहीं हो रहा। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइंस लेके बैठे हुए हैं, उनको फिर बाद में पता चलेगा कि नहीं मेरे से हो नहीं रहा है, ये कॉमर्स ले लेता हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉमर्स से साइंस में आएंगे और बहुत अच्छे से चला लेंगे। टफ पड़ता है थोड़ा सा। चलिए जी, नोट करें परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में आपको क्या करना है कि जैसे हमने क्या करा कि ये एक रेशो आ गया, उसको 100 में मल्टीप्लाई कर दिया,
तो जैसे रिलेटिव एरर है ना, डेल्टा ई बार अपॉन ई बार इंटू 100, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया परसेंटेज एरर। समझ गए भाई? ऑनलाइन वाले बता दें दोनों बच्चे, ठीक है। और वत्सल और गरिमा दोनों ही आप भाई, घर इतना दूर नहीं है आप लोगों का कि आने में दिक्कत हो, आ जाया करो। ऑफलाइन क्लास, आज तो बारिश भी नहीं थी। चलिए जी, अब मैं आपको इसके सिर्फ उतने क्वेश्चंस करवाऊंगा जो हमारे काम के हैं। जो तुम बता रहे हो वो वाले भी क्वेश्चंस हैं, वो वाले क्वेश्चन हैं हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वाले, वो छोड़ देने, वो नहीं करना, ठीक है। चलिए जी, अब नोट करिएगा इसमें, द लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट the length of a rod as measured in an experiment was found to be was found to be 2.48 meter, 2.46 meter, 2.48 meter, 2.46 meter, 2.49 meter, 2.50 meter, and 2.48 meter, again 2.48 meter, full stop. Find the average length, the absolute error in each observation. Find the average length, comma, the absolute error in each observation. The absolute error in each observation and the percentage error. And the percentage error, ठीक है। The length of a rod as measured in an experiment was found to be इतना। तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप इसकी सबसे पहले बताइएगा कि एवरेज लेंथ कितनी है, ठीक। तो एवरेज लेंथ कैसे निकाली जाएगी? एवरेज लेंथ इज इट्स ट्रू वैल्यू, वो इसकी ट्रू वैल्यू हो गई। तो जो इसकी लेंथ्स दे रखी हैं अलग अलग, पहले तो जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज हैं वो लिखिएगा। क्या है? L1 इज इक्वल टू 2.48 मीटर, फिर L2 इज इक्वल टू 2.46 मीटर, फिर L3 इज इक्वल टू 2.49 मीटर, फिर L4 is equal to 2.50 meter, और L5 is equal to 2.48 मीटर, ठीक है। तो ये हमको 5 अलग अलग मेजर्ड वैल्यूज दे रखी हैं। अब उसके बाद देखिएगा, तो सबसे पहले बोल रहे हैं फाइंड द एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ का मतलब वो लेंथ की ट्रू वैल्यू पूछ रहे हैं। तो L बार
जैसे वहाँ पर A1 A2 A3 था तो A बार बन गया, ऐसे L1 L2 L3 है तो L बार। अपॉन 5 तो सारी वैल्यूज ऐड करी, कितनी वैल्यूज है 5, 5 को 5 वैल्यूज को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया, सबको ऐड करिए। L बार इज इक्वल टू 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 डिवाइड बाई 5, 8 प्लस 6 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 हो गया 23, 23 और 8 कितना हो गया 31, 3 कैरी आ गया, 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11 प्लस 4 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 4 24, तो 2 कैरी आ गया, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, 12.41 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 कितना हो गया 2, 2 4 24, 5 4 ज़ा 20, 24 माइनस 20 कितना हो गया 4, 4 1 41, 5 8 ज़ा 40, 1 आ गया, सब्ट्रैक्ट करो तो 0, 1 0 10, 5 2 ज़ा 10, तो L बार इज इक्वल टू 2.482 मीटर। तो ये तो एवरेज लेंथ आ गई, एवरेज लेंथ है जिसको हम ट्रू वैल्यू बोल देते हैं वो आ गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन का आप एब्सोल्यूट एरर बताइए। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा L1 यहाँ लिखेंगे पहले एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा L1 इज इक्वल टू L बार, L बार यानी कि जो एवरेज वैल्यू आई माइनस L1, L बार में से L1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा L बार कितना है 2.482 माइनस L1 कितना था 2.48, तो 2.48 है ना, तो उसको 2.480 बोल दिया, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 0.002, ठीक है। उसके बाद करिए डेल्टा L2, L बार माइनस L2 तो 2.482 माइनस L2 कितना है 2.46, तो इसको लिखिए 2.460, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 0 2, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 0.022, और ये है 0.002, डेल्टा L2 हो गया, डेल्टा L1 हो गया, ऐसे ही कर लो डेल्टा L3, L बार माइनस L3, अब L बार क्या है 2.482 माइनस L3 कितना है 2.49, तो 49 को बोल दीजिए 2.490, ठीक है। अब आप ये देखिए कि 2.482 और 2.490 इसमें बड़ा क्या है 2.490, और 2.490 में से 482 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिजल्ट के आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 90 में से 82 करेंगे 0.008 माइनस का 0.008, ये हो गया, ठीक है ना, 10 माइनस 2, ठीक है।
डेल्टा L4 में लिखें L बार माइनस L4, अब L बार 2.482 माइनस L4 कितना है 2.50, 50 को 500 बोल दो तो 500 में से 482 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन 2.500 बड़ी वैल्यू है, तो ये कितना आ जाएगा 18, तो माइनस का 0.018 ये हो गया। फिर निकालिए डेल्टा L5, L बार माइनस L5, L बार इज 2.482 माइनस L5 इज 2.48, तो ये बिल्कुल पहले वाले के जैसा है, 0.002। हमारे पास ये क्या आ गए, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद में फिर लास्ट में वो बोल रहे हैं कि आप परसेंटेज एरर निकालिए, तो परसेंटेज एरर निकालने के बाद निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, रिलेटिव एरर निकालूंगा और उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा। रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करना होगा, जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं इनका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर तो निकालिए सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये हो जाएगा डेल्टा L बार, डेल्टा L बार, तो ये कैसे निकाला जाएगा, डेल्टा L1 का मॉड प्लस डेल्टा L2 का मॉड प्लस डेल्टा L3 का मॉड प्लस डेल्टा L4 का मॉड प्लस डेल्टा L5 का मॉड अपॉन में 5। अब देखिए डेल्टा L1 क्या होगा, डेल्टा L1 मतलब ये वैल्यू होगी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है बस, तो 0.002 प्लस डेल्टा L2 0.022 और फिर ये जो माइनस का 0.008 है, माइनस ना लेकर प्लस लेंगे आप इसको 0.008, फिर प्लस माइनस का 0.018 है, इसको भी प्लस का लेंगे 0.018 और फिर 0.002 और अपॉन में 5। अब क्या करिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, तो लास्ट वाला देखिए 2 + 2 4 + 8 12 + 8 20 और 2 22। तो 2 लिख दीजिए, 2 आ गया कैरी, 2 + 0 2 + 2 4 + 0 4 + 1 5 और 0 5 5 हो गया, कोई कैरी नहीं, तो 0 0 0 0 0 तो 0 ही आ जाएगा, फिर 0 0 0 ये सारे 0 हैं, तो 0.052 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 0.0 104 0.0104 ये डेल्टा L बार आ गया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं परसेंटेज एरर निकालिए। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, इसके बाद है ना रिलेटिव एरर निकाला जाता है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलता है भाई, डेल्टा L बार अपॉन L बार ये करते हैं, और परसेंटेज एरर के लिए इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस ये नीचे वाला पोर्शन मिटाना। समझ गए, मतलब रिलेटिव एरर नहीं निकाला हमने क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव एरर यही तो है, दिस अपॉन दिस, डेल्टा L बार अपॉन L बार, उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाता है।
तो डेल्टा एल बार कितना आया 0.0104 अपॉन एल बार कितना आया था 2.482 और मल्टीप्लाइड बाई 100। इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो पॉइंट हटा दिया, ऊपर आ गया 1000। इधर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ गया 1 के आगे 4 जीरो, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गए, इस 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, ऊपर बचा 104 इंटू 10 1040 और नीचे क्या है 2482, इतना आ गया। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करके कितना आ रहा है, करूँ उस तरफ करूँ। चाहो तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर नीचे दोनों इवन नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 3 24, 2 4 8, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 5 20, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। इससे ज़्यादा होगा नहीं, तो 1 2 4 1 से आप 520 को डिवाइड कर दीजिए। 1 2 4 1 के टेबल में 520 तो आएगा नहीं, तो 0 पॉइंट और फिर यहाँ पर भी पॉइंट लगाकर एक 0 लगाकर तो 5200, ठीक 1241। तो ये आपको करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि 5 से करेंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 4 1 4, 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 4 1 4, 4 9 6 4, 10 माइनस 4 हो गया 6, 9 माइनस 6 हो गया 3 और 12 माइनस 9 हो गया 3, 4 माइनस 4 0, फिर एक बार 0 लगाओ 3360, तो ये हो जाएगा 2 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, सब्ट्रैक्ट 3, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 और इधर बचा हमारे पास 5, 15 माइनस 8 हो गया 7, इधर बचा 2, 12 माइनस 4 हो गया 8, तो 2 माइनस 2 0, 878, कितना हो गया, आप बस इतना ही कर दीजिए 0.42%, ये हमारा परसेंटेज ज़्यादा रह गया 0.42%, ठीक है। मैं एक बार आंसर चेक कर देता हूँ, बिल्कुल सही है। समझ गए जी। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं आपको इसमें 1 या 2 क्वेश्चंस और भेजूँगा, बस वो फाइनल है। उसके अलावा जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वाले हैं वो क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी लेंथी है, वो है नहीं सिलेबस में, ठीक है ना। तो वो वाले जो एरर्स हैं वो हटा दिए, ठीक है। तो इतना जानना आपके लिए ज़रूरी था। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अगला वाला जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन इतना जरूरी है कि भाई होमवर्क जितना मैंने दिया है एक बार मैं चेक जरूर करना चाहता हूँ, करके लाइए, ठीक है। आज इतना ही कर दीजिए। कल आपकी मैथ्स की क्लास यही सेम 4:30 बजे, ठीक सर ऑफलाइन होगी? हाँ ऑफलाइन होगा। सर वो टेस्ट दिखाना लायो सर, क्वेश्चन पेपर में